गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी वॉइस आ रही? हेलो, गुड मॉर्निंग। जी मेरी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी आवाज आ रही ना आप सभी को? जी चलिए चलिए, आज है आपकी तारीख है 31 मार्च है, जिसमें हम लोग ई शिक्षा संवाद समूह में आप एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग मॉर्निंग का जो बैच है उसमें हम लोग पेपर फर्स्ट से रिलेटेड पॉइंट्स या टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ठीक, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों ने ये जाना कि आपके तर्क क्या होते हैं, तर्क या उसके आर्गुमेंट, फिर क्या हम लोगों ने आर्गुमेंट्स पढ़े, फिर डिडक्टिव इंडक्टिव पढ़ा आपने। हम लोगों ने इन सब चीजों की प्रमाइजेस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, इन सब चीजें, ये टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए, क्लियर किए। अब नेक्स्ट आपके आगे आता है कि इसमें वैलिड और इनवैलिड चीजें आपके सामने आती हैं कि कौन सा वैलिड हो। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा था कि कौन वैलिड होता है, कौन इनवैलिड होता है। ठीक है, तो उसको भी लेके आज हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल हमने कहा था कि हेत्वाभास को हम लोग डिस्कस करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था हमने? उसका टॉपिक जो है हमें हिंदी में तो मिल गया, लेकिन उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है। तो हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको हम बताएंगे आप सभी को ना। तो आज की डेट में हम लोग उसके आगे क्रम में चलेंगे। हेत्वाभास जो है थोड़ा सा समय लेंगे एक दिन का, कि उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे तब हम लोग अच्छे तरीके से उसको समझ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले जो बच्चे उनके लिए भी ये यूजफुल हो जाए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में हम लोग प्रयास करते हैं कि सब कुछ दोनों लैंग्वेजेस में देने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे कि वैलिड इनवैलिड और भी जितने भी पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लियर है? बताओ सभी को डाउट क्लियर है कि क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? देखिए सबसे पहले कौन कौन जुड़ा है। जी सर। हाँ, जी प्रिया जी हैं, सविता जी हैं और सैलवी जी। आप तीन लोग जगे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? मे भी आज ग्रुप में कॉल भी नहीं गई ना, तो शायद सब सो रहे हो। सबसे पहले डिडक्टिव लेंगे, फिर इसके बाद इंडक्टिव लेंगे। ठीक, इंडक्टिव लेंगे। अब इन दोनों में क्या रिलेशंस है, उस रिलेशंस को भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि डिडक्टिव होता क्या है, डिडक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैलवी बताओ। शैलवी को मेरी आवाज आ रही? बताओ शैलवी। जी सर। डिडक्टिव को क्या बोलते हैं हेलो हिंदी में? सर, डिटेक्टिव को कहते हैं निष्कर्ष बोलते हैं। क्या बोल रही हो? हुआ हुआ। हेलो। निष्कर्ष को कंक्लूजन बोलते हैं। अच्छा हाँ सर, कंक्लूजन। ना से निष्कर्ष। नाम तो है, इसका क्या होगा? आगमन और निगमन क्या हम लोगों सर? ने पढ़ा है ना, तो ये आगमन होगा कि निगमन होगा, ये बताओ। सर निगमन। निगमन होगा, हाँ। और इसको इंडक्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग? सर इंडक्टिव को सर प्रमाइसेस बोलते हैं, आधार। प्रमाइजेस अलग होता है, इसको बोलते हैं आगमन। ठीक है, ये होता है आगमन। जी अभी सर। प्रेमाइजेस और कॉज वो आपका, वो सब चीजें कंक्लूजन, वो चीजें अलग थी ना। उनको उन्हीं के वो आधार पे हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या होगी, कौन से आधार वाक्य किसके लिए बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग को प्रिया जी बताएंगे कि इनके फाउंडर कौन है, इसको आधुनिक रूप में किसको माना जाता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव को। बताइए प्रिया जी। सर आगमन का बेकन माने जाते हैं, अगर नहीं है तो अरस्तु को भी माना जाता है। आधुनिक में बेकन है और प्राचीन समय में अरस्तु थे। निगमन में अरस्तु है। अरस्तु ही है। इसमें कहने का मतलब ये है, अगर आपको आधुनिक रूप में हम लोग देखते हैं तो बेकन का नाम आता है। इन केस अगर आपको बेकन नाम नहीं मिलेगा
तब आप अरस्तु को ही लगाना उचित रहेगा वहां पर ना, अरस्तु आपका आंसर तब वहां पर करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। अब इसमें देखते हैं कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेक करेंगे हम लोग ना। चलिए सबसे पहले वैलिड और इनवैलिड, वैलिड की वैलिड वाली चीजें देखेंगे, ठीक है। वैलिड की वैलिड क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें वैलिड की बात करते हैं तो वैलिड में सबसे पहले एक ही पढ़ लेते हैं डिडक्टिव के बारे में ना, कि डिडक्टिव वैलिड कब होता है, ठीक है। डिडक्टिव में निगमन जो है वैध कब होता है या वैधता की बात इसमें करी जाती है। इसमें कहता है कि एक वैधता की परिभाषा इन्होंने दी है कि एक तर्क मान्य तभी होता है यदि सभी आधार सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। कह रहा कि an argument is valid if all the premises are true, then the conclusion must be true। मतलब आधार सत्य होने पर लिख देंगे, ठीक है। मतलब इसको लिखेंगे सभी आधार ना, सभी आधार, सभी, ये एग्जाम में आता जरूर है, सभी आधार, ठीक है। क्या बोले, सभी आधार सत्य हो, सत्य, ठीक है, जिसको बोलते आल, ठीक, आल प्रमाइजेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, आल प्रमाइजेस आर ट्रू, आल प्रमाइजेस आर ट्रू, आल प्रमाइजेस आर ट्रू, ये पहला पॉइंट बोला है। यदि सभी आधार सत्य होंगे देन तब क्या हो जाएगा, फिर कहता है कि देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर सभी आधार सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होना चाहिए, तो निष्कर्ष सत्य होना चाहिए। फिर बोलते देन, ठीक, इसको बोलेंगे देन द कंक्लूजन, देन द कंक्लूजन, ठीक है, देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू, ठीक, मस्ट बी ट्रू। तो ये लाइन आपको याद है कि यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य हो। जब हम इसको इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था इसमें ना कि यही कंडीशन इसमें लगता है, ठीक है, ये कंडीशन इसमें लगता है। अब इसमें वैधता की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि यदि आधार का उद्देश्य निष्कर्ष के लिए सही है, निर्णायक, मतलब इसमें कहता है कि अगर आधार जो है, आधार का पर्पस जो है निष्कर्ष जो भी निकलता है निष्कर्ष को सही बताता है तो वो वैध होगा। इसमें कहता है कि आपसे कोई भी तकनीकी अर्थ में भी अगर हम ले सकते हैं तो कहते हैं कि केवल तर्कों पर लागू होता है, ये व्यक्तिगत दावों पर कभी लागू नहीं होता। याद रखिएगा कि इसको जो है ये जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हम तकनीकी अर्थों में तो इसको ले सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत चीजों में अगर हम इसको लेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसलिए आधा इसको कहने का मतलब है इंडिविजुअल चीजों से कभी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो अपने आप से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो आपका ऊपर लिखा होगा प्रश्न, जो आधार वाक्य लिखा होगा, जो प्रमाइसेस लिखा होगा, उसी के आधार पे आप कंक्लूजन ना कि अपने स्वविवेक से निकालेंगे, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ से जोड़कर नहीं निकालेंगे, कोई भी चीजें जोड़कर नहीं, केवल टेक्निकल रूप में हम इसको मानेंगे चलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर इसके बाद ये दो पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट इसमें कहता है कि आगमनात्मक की अगर हम बात करें, डिडक्टिव इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव में जस्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर उद्देश्य जो है क्या हो जाएगा आपका, इसमें वैधता और अवैधता की बात बताओ, इसमें जस्ट इसका बहुत कट कट के आ रही है। हाँ सर, वॉइस अभी पता नहीं क्या हुआ। चल रही है, आधा आधा समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी सही आ रहा है। हाँ सर अब सही होगी। हाँ ठीक 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 ठीक,
इतना हो गया। अब देखिए इसमें इतनी पॉइंट हो गई। अब देखिए इसमें और क्या बताता है इंडक्टिव में। इंडक्टिव में ये कंडीशन किसकी थी बताओ। क्या बताना है? ये कंडीशन सही लिखा है गलत लिखा है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। यदि सभी आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। ये बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सभी प्रकार आधार सत्य। हाँ सर सही लिखा है। फिर से देखो भाई, मैंने जब पढ़ाया था कि जब आधार पहले आए निष्कर्ष बाद में आए तो वो आपका तो इंडक्टिव होता आगे है ना कि डिडक्टिव आपको होता है। आता है, ठीक है क्या होता है वही वो मुझे भी आपका। आएगा। हाँ तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि जब कभी आधार पहले आएगा निष्कर्ष जो है बाद में आता है तो वो आपका किस में जाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी किस में जा रही है इंडक्टिव में जा रही है। ठीक है किस में जा रही है। यही सर मैं कुछ आधार वाक्य से निष्कर्ष की तरफ आगमन में जाता है, फिर दिग्मन में क्यों लिखते हैं? हाँ वही तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहा है और आप लोगों ने किसी बोल भी नहीं रहे हो कि ये इसमें तो कुल मिला के इंडक्टिव की कंडीशंस के बारे में ये बताता है। ठीक है इंडक्टिव की कंडीशन के बारे में ये बताता है आपका सबसे पहले कि इंडक्टिव आपका क्या होगा आपका कि इंडक्टिव में सबसे पहले आधार वाक्य आता है। आधार अगर सही है अगर आधार सत्य है तो हम निष्कर्ष भी हमेशा सत्य ही सही मानेंगे चाहे कैसा भी लिखा हो। ठीक है दोनों में कंडीशन जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी वैधता इसमें वैधता की बात ज्यादा नहीं करी जाती। इसमें सत्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता दोनों तरीकों से इसमें मानते हैं हम लोग। ठीक है डिडक्टिव में कहता है कि द प्रोमाइजेस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड कंक्लूजन रीजन और प्रूफ ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है तो इसमें क्या कहता है इसमें कहता है कि इसमें जो है आधार का जो उद्देश्य होता है उद्देश्य निष्कर्ष के निर्णायक कारण या प्रमाण प्रदान करता है इसमें। फिर इसमें क्या कहता है हाँ फिर इसमें अगर वैलिडिटी की बात करते हैं कहता है कि गुड डिडक्टिव फॉर वैलिडिटी। ठीक है तो कहता है कि एक अच्छा जो है निगमनात्मक जो रूप होता है वो वैधता के रूप में हम लोगों को शो करता है यहाँ पर। ठीक है अगर फिर इंडक्टिव की ये बात हमने की इंडक्टिव के बारे में अगर बताएं तो इंडक्टिव में क्या कहता है कि द प्रोमाइजेस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड compelling but not conclusion reason for the conclusion। ठीक कंक्लूजन की बात कर मतलब इसमें कह रहा है कि जो आगमन विधि होती है आगमन में आधार का उद्देश्य निष्कर्ष के लिए हमेशा सही होना चाहिए जबकि इसके लिए ऐसा कोई भी बात नहीं करता है। इसमें क्या करता है इसमें जस्ट इसका अपोजिट आप कर दो। इसमें क्या करता है सबसे पहले निष्कर्ष सत्य होने पर आधार सत्य होगा। ठीक है आधार सत्य होगा ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है जैसा कि आपको पहले भी बता रखा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना ये पॉइंट क्लियर हो रहा है थोड़ा सा बताओ सभी को आवाज स्पष्ट तो नहीं रही है? सर इतना ही अभी हुआ है। बस इतना ही हुआ है। हाँ हाँ सर ये एग्जाम्पल किस चीज का है? एग्जाम्पल नहीं है ये आपका बना रखा है ना कि ये है। अब इसमें देखिए और भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें और अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि वैधता जो वैलिडिटी होती है वह पूरी तरह से तर्क की संरचना से निर्धारित होती है ना कि इसकी सामग्री से। कहता है कि वैलिडिटी इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय एन आर्गुमेंट स्ट्रक्चर नॉट इट्स कंटेंट। मतलब कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है केवल इनके आर्गुमेंट मतलब इनके जो आर्गुमेंट जो होते हैं जो तर्क होते हैं उन्हीं तर्कों पर ही हम देखते हैं। इसमें कहता है कि यदि कोई तर्क मान्य है तो समान संरचना वाले प्रत्येक तर्क भी मान्य होंगे माने जाएंगे। मतलब कह रहा है कि इफ some argument is valid then
every argument with the same structure is also valid, मतलब एक समान के रूप में ही दिखाई देंगे दोनों, तो उन सभी को यहाँ पे सही मानने की बात कह रहा है कि यदि एक आधार वाक्य सही तो उसके आधार पर हम और भी चीजें अगर हम लेंगे तो वो भी सही मानी जाएंगी आपकी। अब यहाँ पे साउंडनेस की बात देखते हैं, दृढ़ता की बात। किसकी? दृढ़ता। दृढ़ता मतलब साउंडनेस। ठीक, साउंडनेस में क्या बताता है आपका? साउंडनेस में जब देखते हैं तो साउंडनेस में सबसे बेटर क्वालिटी आपको इसमें कहता है कि गुड डिडक्टिव फॉर्म प्लस गुड कंटेंट। साउंडनेस अगर कैसे बनता है, साउंडनेस इज इक्वल टू, आप बताएंगे डिडक्टिव फॉर्म गुड, डिडक्टिव फॉर्म है, ठीक है, गुड डिडक्टिव फॉर्म होता है और प्लस गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, गुड। ये दो चीजें होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी सामग्री हो और ये अच्छा गुड डिडक्टिव हो आपका, मतलब कि निगमनात्मक भी अच्छा होना चाहिए और कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा इसकी क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन साउंडनेस की क्या होगी उससे हम लोग आगे पता कर लेंगे। इसमें कहता है कि यदि, कहता है कि एक तर्क ध्वनि, इसको साउंडनेस को बोलते हैं दृढ़ता, या बोलते हैं इसको तर्क ध्वनि, तर्क ध्वनि, ठीक, तर्क ध्वनि भी इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या कहता है? कहता है कि एन आर्गुमेंट इज साउंड इफ इट इज वैलिड एंड हैज ऑल ट्रू प्रीमाइसेस। अब क्या कहता है? कहता है कि इसमें जितने भी वैधता है, यदि वो कह रहा है कि यदि यह मान्य है तो और सभी भी मान्य हो जाएंगे और सभी आधार वाक्यों को भी सही मान लिया जाएगा। मतलब कोई एक तर्क सही है तो उसी तर्क के आधार पर जितने भी और आप वाक्य इसमें आधार वाक्य प्रीमाइसेस मिलेंगे आपको, उन प्रीमाइसेस को ये सही मानते चले आएंगे, किसी को गलत मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? कहते हैं कि इफ इट इज वैलिड, ठीक, अगर कोई वैधता आपके सामने दिखाई दे रही है तो उस वैधता से संबंधित जितने भी आपको वर्ड्स या आपके प्रीमाइसेस बोले जाएंगे वो सब भी ट्रू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जहां पर वैधता के बारे में बोल रहा है कि अगर वैलिड चीज बोली जाए, क्या चीज? वैलिड चीज अगर बोली जाएगी तो जितने प्रीमाइसेस होंगे प्रीमाइसेस भी सही होंगे, प्रीमाइसेस भी सही होंगे। एक आधार मतलब किसी को वैध बता दिया कि यह व्यक्ति, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आ जाए जिसकी बातें हमेशा सत्य होती हो आपके जीवन में, अगर उसने ये बता दिया कि हाँ यही चीज वैलिड है आपके लिए, यही चीज आप करो, इसी से सब काम होने वाला है, तो उस व्यक्ति के द्वारा बोली गई सभी चीजें आप उसको मान लोगे। तो वहां पर उनके द्वारा जो आधार वाक्य होगा, जो वो वर्ड्स बोलेंगे, जो प्रीमाइसेस हम लोग को देंगे, वो प्रीमाइसेस हमेशा सही मानेंगे। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में गुरु मंत्र लेते थे, तो गुरु मंत्र में जो गुरु जो है गुरु मंत्र देता था, उनके द्वारा जितनी भी चीजें फॉलो करने के लिए बताई जाती थी, उनको मतलब जो प्रीमाइसेस वो बताते थे उसको हम लोग फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक वैलिड पर्सन है, वैलिड पर्सन होने की वजह से उनके जितने भी प्रीमाइसेस हैं वो सभी प्रीमाइसेस को हम ट्रू मानते हैं। क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं यहाँ पर, ट्रू मानते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन इन्होंने बताया। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कहते हैं कि यदि किसी तर्क में एक या एक से अधिक गलत आधार है या मान्य नहीं है तो तर्क ध्वनि नहीं मानी जाएगी, मतलब कि साउंडनेस नहीं माना जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई भी एक आधार वाक्य गलत हो, अब इसमें जो है पहले वैलिड नहीं आएगा, अब इसमें पहले प्रीमाइसेस की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि इफ एन आर्गुमेंट हैज वन और मोर फॉल्स प्रीमाइसेस और it is not valid, then the argument is not sound।
ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि आपके सामने कई आधार वाक्य दिए जाए, मान लो 2 या 3 आधार वाक्य दे दिए जाए, मान लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब ऐसे ही 1 2 3 करके दे दिए जाए, 1 और 2 तो सही है लेकिन तीसरा इसमें जो है गलत है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो साउंडनेस जो है गलत होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 तो सही है, 2 तो सही, लेकिन ये तीसरा वाला नहीं मिल रहा है, मतलब ये तीनों एक साथ नहीं सही हो रहे, इसलिए इसको जो है साउंडनेस इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, साउंडनेस नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब जितने भी आपके सामने अगर आधार प्रमाइजेज आए, वह सभी प्रमाइजेज जब तक सही नहीं होंगे तब तक हम उसको वैलिड नहीं बताएंगे, ये इनकी कहने का मतलब है। फॉर लाइक validity, soundness applies only to arguments, never to individual statement or claim। मतलब वैधता की तरह दृढ़ता या साउंडनेस भी केवल तर्कों पर ही लागू होता है, व्यक्तिगत बयानों पर, व्यक्तिगत स्टेटमेंट पर या फिर दावों पर कभी भी ये लागू नहीं होता। केवल इसको तकनीकी अर्थों में लेते हैं, जैसे हम लोगों ने किसको लिया था, वैलिडिटी को लिया था, और इसमें कि वो भी टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल सेंटेंस के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, वैलिडिटी में भी देखिए आपका साउंडनेस है, वैलिडिटी में भी आपका इंडिविजुअल चीजें नहीं जोड़ेंगे और आपका साउंडनेस में भी इंडिविजुअल नहीं जोड़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सभी आधार वाक्य अगर ट्रू है तो निष्कर्ष भी सत्य होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अगर इनमें से कह रहा है ये हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पहले वैलिड होगा। अगर कोई चीज वैलिड चीज पहले बता दी गई तो उसमें जो है प्रमाइजेज ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी को बेस, इस कंक्लूजन, इस वैलिडिटी को ही बेस बना के सब चीजें बताई जा रही हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, लेकिन उसमें से कहता है यदि आपको पहले आधार वाक्य, अब मान लो गुरुजी बोल रहे हैं और उससे पहले ही हमके वो आधार वाक्य, अब गुरुजी हमसे कहे पूरब से नहीं पश्चिम से सूरज निकलता है, तो क्या आप मानोगे? 2 आधार वाक्य तो उन्होंने सही बोला, लेकिन तीसरा वहां पे गलत हो जाएगा, तो आप उनको इग्नोर करके चले जाओगे किसी और के पास। तो ऐसी चीजें जो होती हैं। हाँ सर, इसमें आप बोल रहे हैं कि मतलब जो बातें वो बोलेंगे, आधार वाक्य बोलेंगे, हम उसको सत्य मान लेंगे, तो फिर इसमें सेकंड वाले में कैसे क्या हो? ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आपके सामने कोई वैलिडिटी, कोई वैधता रख दी गई। वैधता का मतलब होता है कि वो 100% सही होना ही होना है। ठीक, तो ये वैलिडिटी रखी और इसी वैलिडिटी को बेस बनाकर जितने भी वो प्रमाइजेस है उस प्रमाइजेस को बोला जाएगा। तो इस प्रमाइजेस के बोलने का आधार क्या होगा, वैलिडिटी होगी, वैलिड होगा, तो वैलिडिटी के आधार पर हम प्रमाइजेस बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो सबसे पहले आपको प्रमाइजेस बोल रहा है कि प्रमाइजेस, सबसे पहला प्रमाइज बोला उन्होंने, सेकंड प्रमाइज बोला, लेकिन तीसरा प्रमाइज जो बोला जो सार्वभौमिक रूप से असत्य है लेकिन वो सत्य उसको कहना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनके जो है तीनों आधार वाक्यों को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 में से कोई एक भी अगर इनकी बात अगर गलत होती, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें कई बातें सही बताता है लेकिन कुछ बातें गलत बताने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उससे इग्नोर होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। तो यही ये कहता है कि इसको इग्नोर या इसको नहीं माना जाएगा आपका। ठीक, इसमें लिखा, इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि इफ एन आर्गुमेंट हैज वन और मोर फॉल्स प्रमाइजेस और इट इज नॉट वैलिड देन द आर्गुमेंट इज नॉट साउंड। यदि कह रहा है कि यदि किसी तर्क में एक या एक से अधिक आधार झूठे हैं तो, या फिर मान्य नहीं है, कह रहा कि इट इज नॉट वैलिड, या फिर वैध नहीं है, तो उसको साउंडनेस नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर वैधता के आधार में बोला गया, इन्होंने कहा कि अगर वैधता नहीं है, वैधता नहीं
है। पहला पॉइंट तो ये बोला। दूसरा पॉइंट बोला यदि आपके पास 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में से कोई 2 सही लेकिन एक गलत हो गया, तब भी हम उसको जो है साउंडनेस नहीं मानेंगे, दृढ़ता नहीं मानेंगे कि ये मजबूत पक्ष उसका है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पे तो ये वैलिड बताया, अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड में प्रमाइजेज भी इनके सत्य नहीं माने जाएंगे, और उसी के आधार पे जो साउंडनेस है, जिसको हिंदी में दृढ़ता बोलते हैं, उसको भी ये सही नहीं मानेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट ही करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वैधता क्वेश्चन नहीं आता कि इनवैलिड है तो साउंडनेस होगा कि नहीं होगा, बल्कि आपको क्वेश्चन ये 3 पॉइंट्स आपको देंगे। इन 3 पॉइंट से पूछा जाएगा कि इसमें दृढ़ता सबसे मजबूत पक्ष है कि नहीं है। ये 3 के तीनों बोले गए, तो आप बताओगे पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा इसका पक्ष में नहीं है। ठीक है, इसको क्या करता है, इसको फॉलो नहीं करता, ये इसके फेवर में नहीं है। तो ऐसे आपको 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, उन 3 सेंटेंसों में पूछा जाएगा कि साउंडनेस कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप बताओगे फर्स्ट और सेकंड तो है, लेकिन थर्ड वाला साउंडनेस नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? जी सर। सर ये चीजें समझ में आ गई सर। एक एग्जांपल दोनों के दे दीजिए। जैसे ये दृढ़ता साउंडनेस आ रहा है, वैलिड पहले आ जा रहा है, प्रीमाइसेस आ रहा है, तो फिर उसको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले आपके वैलिड आएगी, फिर आएगा इनवैलिड, ठीक, फिर आपका बोल रहे हैं आप यही 2 चीजें आएंगी और इसके साथ साउंडनेस जोड़ देंगे। ठीक, ये 2 चीजें हैं। अब वैलिड होने के लिए, अब वैलिड में बोला गया कि पूरब से क्या आपका पूरब से क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। पूरब से सूर्य निकलता है, तो अब आप बताओ ये सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है? ये सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है? लेकिन यदि कोई अगर बोले कि पूरब नहीं पश्चिम से निकलता है, तो आप उस पर क्या करोगे कि वो जो है उनके आज जो बोला गया है, तो यहाँ पे प्रमाइसेस जो है इनवैलिड हो जाएगा। जब ये प्रमाइसेस इनवैलिड हो जाएगा तो इसमें साउंडनेस या दृढ़ता नहीं होगी। अब इसी के आधार पे इन्होंने और भी पॉइंट्स इन्होंने बोले, तो इनके पॉइंट्स को निभाए। लेकिन वैलिड के बारे में क्या बोला है कि वैलिड का मतलब होता है कि जो 100% श्योर हो, उसके आगे पीछे कोई गलती हो ही नहीं सकती। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई आपका मैथ का सवाल है, उस मैथ के सवाल में आपको जो भी मैथ के ट्रिक्स बताए गए, जो भी फॉर्मूलेस बताए गए, उस फॉर्मूले को अगर आप उसमें रखोगे तो 100% सही आंसर आपको देगा। मतलब उसके द्वारा जब हम लोग देखते हैं हाइपोथेसिस सॉल्व करते हैं, तो हाइपोथेसिस को में जो आपको वैल्यू दी होती है, उस वैल्यू के आधार पे हम कोई भी चीजों को निकालते हैं, तो वहां पे हम एक डेफिनेशन देते हैं ना कि यह जो है 2.58 से ऊपर है, इसलिए इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, या 2.58 से नीचे है इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। 1.96, जब कभी कोई कंडीशन दिया जाए, जब कभी कोई ये दिया जाए 1.96 होती है और 2.58 है, अब यहाँ पर कौन सी हाइपोथेसिस को स्वीकार करेंगे और कौन सी हाइपोथेसिस को अस्वीकार करेंगे। तो वैलिड और इनवैलिड हम देखते हैं कि यहाँ पर 1.96 या इसके बराबर हो या इसके नीचे हो तो एक्सेप्ट करेंगे, 1.96 के ऊपर हो तो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, जब रिजेक्ट करेंगे तो ये आपका पहला टाइप 1 में चलाएगा। ठीक है, टाइप 1 में जाएगा। लेकिन जब कभी यही हम देखते हैं कि 1.96 से ऊपर वैल्यू जाती है और 2.58 के अंदर आती है, तब हम उसको सेकंड वाले में रखते हैं ना, सेकंड वाले में। तो ये वैलिडिटी दी गई यहाँ पर, ये जो है हाइपोथेसिस से रिलेटेड सैंपलिंग के बारे में बता रहे टाइप 1 और टाइप 2 में। तो इसमें हम लोग जब देखते हैं तो ये वैलिडिटी दिखाता है, तो जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम बताते हैं ना कि यह हाइपोथेसिस जो है टाइप 1 एरर पे तो सही है, लेकिन टाइप 2 एरर के लिए ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक बेस है, क्योंकि ये वैधता है, इसके आगे पीछे ही पूरी की पूरी चीजें घूमेंगी। तो वैसे ही यहाँ पे वैलिडिटी के बारे में भी बताता है। अब इनवैलिड क्या होगा? इनवैलिड होगा कि जब इन दोनों से ऊपर कोई चीज चली जाए,
जब इन दोनों से ऊपर कोई चीज चली जाती है तो वो इनवैलिड ही इनवैलिड हो जाती है। भाई ना तो इसको फॉलो कर रही ना तो इसको फॉलो कर रही, तो एकदम बाहर निकल गई, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा वहां पर ना। तो यहाँ पे इनवैलिड चीजें बताई गई है यहाँ पर। सामने जो कि दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब जो कि मजबूती पक्ष का मतलब होता है कि कौन अपनी बात को ठोस तरीके से कह रहा है। ठीक, कोई भी हम लोग सेट तैयार करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात, मान लो ये जो गवर्नमेंट का जो भी स्टेटमेंट होता है या फिर एनपी जो कि आपका 2020 में जो भी इन्होंने बातें रखी हैं, कोई ना कोई बेस तो बनाया होगा उसको ना, कोई ना कोई चीजें पहले से उसका इंसेप्शन किया होगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाला होगा। कंक्लूजन निकालने के बाद ही याद रखना है हमें, कंक्लूजन निकालने के बाद ही हम वैलिड और इनवैलिड दोनों के बारे में बताना समझते हैं। ठीक, उसके आगे पीछे कोई चीज नहीं लेते हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? जी सर। ठीक ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी ऑटोनॉमी। कह रहा है कि लॉजिकल रीजन एंड द ऑटोनॉमी ऑफ एन आर्गुमेंट, मतलब तर्क के जो कारण होंगे वो देखेंगे और तर्क की जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब जिसमें स्ट्रक्चर में हम लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है। क्या मिलता है? सब्जेक्ट, जिसको विषय या विधेय बोलते हैं ना, इसके बारे में भी जानेंगे। जब इसको जान लेंगे ना, इसी के बाद AEIO हम लोग जानेंगे, जो आपके एग्जाम कल के पेपर में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तब आया था ना। और सर एक मिनट इरेज मत करिएगा सर, एक आपको सेकंड बतानी है। हाँ साफ, इसको नोट कर लो सर एक मिनट मत रुकिए सर। सर आज आप हेतुवाभास वाला हाँ, मैंने पढ़ाने वाले बताया थे। सभी वाली क्लास में। हिंदी में तो है, उसको इंग्लिश में सर कन्वर्ट सामने कर से ले, हट जाइए उसके बाद फिर हम आपको सर, बताते हैं साफ साइड हो जाइए ना। इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले तो उसको हम बताते हैं, हिंदी में तो है। और हिंदी में उस समय हमने शायद जी। नाम केवल बता दिया था, नाम बताना, उसको डिस्क्राइब नहीं किया था मैंने उस समय जी सर ना। हाँ, उसके टाइप्स तो बता दिए थे लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं किया था हम लोगों ने। ठीक, चल सर एक सेकंड बस रुक जाइएगा सर, एक सेकंड बस, एक थोड़ा सा चीज छूट गई सर, सुनने लगे थे सर चल बस। ठीक है, तब से इनको बात करें तो इसमें जो है हम लोग जब यहाँ पर इतनी चीजें देखते हैं तो पहले पॉइंट में इसमें कहता है कि कह रहा है कि इन प्लेन इंग्लिश ए टर्म इज ए कंसेप्ट इज ए स्टेटमेंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब अंग्रेजी के शब्द या बयान में एक अवधारणा हमें दिखाई देती है, मतलब जिसको हम विषय या विधेय कहते हैं। विषय या विधेय का मतलब क्या होता है? जिसमें जब कभी हम किसी प्रस्ताव को एक बयान के बारे में कहते हैं जिसमें तार्किकता जुड़ी होती है, जैसे हम मिला देते हैं और या नहीं, जब ये ऐसे वर्डों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तार्किकता हमें दिखाई देती है। चलो सर सर इसकी डेफिनेशन हाँ सब बताते हैं, अभी बताएगा मनोज सर, जो हम लोग लिखे है ना इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला, हाँ तो जैसे कि डिडक्टिव में आपने वैलिड और इनवैलिड बताया है ना। हाँ तो ये तलवीर सर वाली क्लास अटेंड की थी तो उसमें से मैं लिखी हूँ कि डिडक्टिव को इन्होंने वैलिड और इनवैलिड बोला, और इसी चीज को ना जब हम इंडक्टिव में यूज करते तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स और वीक आर्गुमेंट्स के नाम से जानते हैं। फिर साउंड और अनसाउंड जो आपने बताया कि जहाँ पे साउंड होगा, वैलिड अगर है तो साउंड होगा और इनवैलिड है तो अनसाउंड होगा जी। और इसी चीज को अगर हम इंडक्टिव में पढ़ते हैं तो कॉग्नेट और अनकॉग्नेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया है। अच्छा ठीक, चलिए इसको देखिए। मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक वही चीज हो गया, वैलिड है तो स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन शब्द बदल जाते हैं। वैलिड को हम इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स से जानते हैं और इनवैलिड को वीक आर्गुमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता। क्वेश्चन के कैसे बनता है, कोई आपको आर्गुमेंट दिया जाएगा, उसको स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए वहां पर पूछा जाएगा, उसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव का क्वेश्चन कब आता है? वो केवल ये पूछता है कि कौन इसमें वैलिड है, कौन इसमें वैलिड नहीं है। सभी तर्क
किसके अंतर्गत तर्कों को वैध माना गया है, किसके अंतर्गत तर्कों को अवैध माना गया है। केवल इसमें वैधता या अवैधता की बात, वैलिड और इनवैलिड की बात केवल और केवल डिडक्टिव में करी गई है, इंडक्टिव में नहीं करी गई। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, फर्स्ट पेपर में। हाँ सर। हाँ, तो उसमें जो कभी भी वैलिड और इनवैलिड की बात करेंगे तो इंडक्टिव में आएगा, डिडक्टिव में आएगा, इंडक्टिव में इसकी बात नहीं करी है ना। जैसा कि सविता जी हम लोग को बताना चाह रही है कि उसमें अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाए कि इंडक्टिव में फिर क्या होता है, तो इंडक्टिव में जैसा इन्होंने बताया वीक और स्ट्रॉन्ग वाला जो वर्ड आता है, वीक और स्ट्रॉन्ग उसमें हम यूज करते हैं, जबकि हम लोग डिडक्टिव में या निगमन में हम लोग वैलिड और इनवैलिड का यूज करते हैं, जबकि इंडक्टिव में हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, उसी को ट्रांसफर करते हैं। जी सर, बिल्कुल यही लाइन है बस इसमें। लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग वाले में उसमें हम स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके क्वेश्चन शायद कम, हाँ उसके आया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो आप बता रहे इसका क्वेश्चन भी एक आया है, शायद 2014 में आया था, अभी का तो मैंने देखा नहीं था। हाँ, तो ये चीजें थी आपकी, ठीक। ओके चलिए, थैंक यू। अब देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट पेपर में क्या होता है, जितने क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन से ही हम लोग को चीजें क्लियर होना शुरू होंगी ना, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर अब शुरू कर दिए, वो अब शुरू रहेगा, कंटिन्यू वे में चलेगा। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि इसके बारे में इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो सब्जेक्ट होता है या फिर इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ये होता क्या है, यह एक प्रकार का कहता है कि प्रपोजिशंस, कह रहा है कि प्रपोजिशंस इज ए स्टेटमेंट इन विच टर्म्स आर कनेक्टेड बाय लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल मतलब ये जो है किसी न किसी लॉजिक और किसी न किसी तर्क वाक्य से जुड़ा होता है। जैसे कि हम लगा देते हैं और, एंड, और जैसे या नहीं, या फिर लगा देते हैं या, ये जितने भी वर्ड हम जोड़ते हैं एंड और नॉट, इन सबको जो हम कभी अपने स्टेटमेंट में जोड़ देते हैं तो यही आपके क्या बनते हैं, विषय के कारक बनते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में जैसा हम लोग जानेंगे, इसमें कहता है कि प्रीमाइसेस आर ए कलेक्टिंग, ठीक है, प्रीमाइसेस आर अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, क्या है कि आधार बयानों का, आधार जो है वाक्यों का एक संग्रह है, जो तर्क के लिए मामला बना, जो तर्क के लिए एक बेस बनाता है, मामला बनाता है। कहता है कि दैट मेक द केस फॉर एन आर्गुमेंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आधार जो है वाक्यों का एक संग्रह होता है, जो किसी भी तर्क के लिए एक कंडीशन बनाता है, एक केस बनाता है। इसी तरह एक, जैसे मान लो, इसी तरह एक एकल आधार को, एक एकल सब्जेक्ट, इसको प्रीमाइसेस, तो इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, कह रहे कि प्रीमाइसेस जो होता है, जो आधार होता है, वह बयानों का एक या आधार वाक्यों का एक संग्रह होता है, ठीक है। वाक्यों का एक संग्रह होता है जो तर्क के लिए एक कंडीशन बनाता है, ठीक है। तर्क के लिए क्या है, कंडीशन बनाता है। इसलिए हम लोग इन्फ्लुएंस जो हम लोग को मिलता है, ठीक। इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस मींस होता है अनुमान, ठीक। अनुमान आखिर होता क्या है, वाक्यों का एक संग्रह ही तो होता है। उन वाक्यों के आधार, मतलब एक आधारों के लिए एक निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब कि अनुमान क्या होता है, अनुमान एक प्रकार का निष्कर्ष होता है। और निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, एक आधार के आधार पर, किसी प्रमाइस को सही या गलत मान के ही तो हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो कहता है कि एन इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन टू अ प्रमाइसेस। समझ में आ रहा है लाइन सभी को? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ रही वॉइस है। ठीक, तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन टू प्रमाइसेस,
ठीक है, क्या लिखे, इन्फ्रेंस टू कंक्लूजन, इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन होगा, इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन टू प्रमाइजेस। प्रमाइजेस आपको मिल गया सबसे पहले, ठीक है, कि यहां पर क्या बोलता है कि अनुमान एक आधार का निष्कर्ष है। अब यहाँ पे आधार का एक निष्कर्ष है, ठीक है, पहला पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर। अब दूसरा कहता है तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होगा, जिसको तर्क बोलते हैं। आर्गुमेंट जिसको हम लोग तर्क बोलते हैं भाई, दोनों में अंतर क्या होगा, एक आधार हो गया, एक आधार का निष्कर्ष जो होता है उसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट की कंडीशन ये कहते हैं, कह रहे कि एन आर्गुमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अब ये क्या है, कथनों का एक संग्रह है। कह रहा है कि आर्गुमेंट इज ए कलेक्शन, आर्गुमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि यहां पर जो तर्क होता है वह कथनों का संग्रह होता है, ठीक है, कथनों का एक संग्रह होता है, ठीक है। अब कथनों, अब ये इसमें स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं यहां पर देख लो स्टेटमेंट में, ठीक। अब स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ये सब वन पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर प्रमाइजेस की बात क्या है पूरी, हमने प्रमाइजेस के बारे में भी नहीं लिखा, तो प्रमाइजेस इससे पहले लिख लो, प्रमाइज क्या होता है। प्रमाइजेस के बारे में बताया है कि प्रमाइजेस किसका कलेक्शन होता है, कह रहा है कि प्रमाइजेस आर अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। प्रमाइजेस आर, सर आर्गुमेंट भी स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है, प्रीमाइसेस भी होता है कलेक्शन स्टेटमेंट का, कलेक्शन ऑफ, बताए, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पर भी देखिए दोनों में अभी अंतर भी दिखाएगा। फिर इसमें कहता है देन स्टेटमेंट्स, फिर इसमें कहता है क्या, देन मेक, फिर कहता है देन मेक द केस, ठीक है, देन मेक द केस फॉर एन आर्गुमेंट। अब देखिए प्रीमाइसेस क्या होता है, कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी वाक्य होंगे वह वाक्यों का संग्रह जो होता है ये आपका होता है प्रीमाइसेस। लेकिन ये प्रीमाइसेस करते क्या है, किसी भी तर्क को बनाने, तर्क का कंडीशन बनाने के लिए ये कहते हैं। तो तर्क को एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो भी तर्क होता है आपका, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। अरे सर, आधार वाक्य को ही तर्क वाक्य भी कहते हैं, यहीं से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आधार वाक्य को ही कभी कभी लिखिए, हाँ, आधार वाक्य और तर्क वाक्य तो ठीक है, लेकिन आधार और तर्क को अलग अलग हम बता रहे ना। यहाँ पे आर्गुमेंट, हाँ बिल्कुल सही बोला है, उसको मिला लेंगे तो वही होगा। तो इसमें कह रहा है कि आर्गुमेंट क्या होता है, तो आर्गुमेंट भी कह रहा है कि स्टेटमेंट होता है एक तरीके से ना, कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। सर ऊपर भी आर्गुमेंट लिखा है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अब बता रहे इसमें क्या जुड़ेगा, ऊपर भी लिखा है आर्गुमेंट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, और यहाँ भी लिखा है। जस्ट सेकंड। अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्या क्या जुड़े होंगे ये जान लो। इस स्टेटमेंट में कहता है यहाँ पर आपके प्रीमाइसेस एंड इन्फ्रेंस दोनों जुड़े होंगे। तो सर ऊपर वाला कैसा आर्गुमेंट है, जस्ट वेट, प्रीमाइसेस बताने दीजिए हमको, जस्ट वेट, प्रीमाइसेस एंड इन्फ्रेंस, ठीक। यहां पे अगर हम इसको हटा दें तो हम कह सकते हैं, कहते हैं कलेक्शन ऑफ, क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ प्रमाइजेस
एंड इन्फ्रेंस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम आर्गुमेंट कहते हैं। आप समझ में आ रहा है? सर यही चीज तो, हाँ हाँ सर, लेकिन ऊपर तो लिखा कि आर्गुमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट, ऊपर अब भी तो हमने यही यहाँ पे लिखा। स्टेटमेंट को हटा दिया, उन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं कहना नहीं चाहा। सर, इसके ऊपर वो लिखा है इन्फ्रेंसेस के नीचे आर्गुमेंट लिखा है ना, इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। हाँ लिखा है यहाँ पर इन्फ्रेंसेस ये। के नीचे सर, इन्फ्रेंसेस के नीचे। हाँ 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 तो सर ये भी आर्गुमेंट की डेफिनेशन सर, ये भी तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या होगा? देखिए दो यहाँ पर जो आर्गुमेंट इसमें कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर जो प्रेमाइसेस होता है केवल आधार वाक्यों का इन्होंने कलेक्शन किया है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता है इसमें प्रेमाइसेस भी होता है, प्रेमाइसेस भी होता है और प्लस जो इन्फ्रेंस भी होता है। ठीक, नहीं सर, वही सेम चीज रिपीट हुई है ना, ये सर कहने का मतलब हाँ, है। जो हाँ। चीज ऊपर है अच्छा ठीक। बस सर ये। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें थी, यहाँ पर केवल आधार वाक्य मिलेंगे आपको, जबकि यहाँ पे आधार वाक्य के साथ साथ तर्क वाक्य भी मिलेंगे। ठीक है, तर्क वाक्य भी मिलेंगे। यहाँ पर केवल आपके क्या होंगे? स्टेटमेंट केवल आपके प्रोवाइडेड होंगे, प्रोवाइडेड होंगे। जबकि इस वाले स्टेटमेंट में, जबकि हम कह सकते हैं आर्गुमेंट, अगर स्टेटमेंट आप इसको हटा दोगे तो आप कहोगे इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोमाइसेस एंड इन्फ्रेंस। ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हो ना। स्टेटमेंट अगर आप हटा दो, स्टेटमेंट से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो आपको याद रखने के लिए प्रेमाइसेस एंड इन्फ्रेंस का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, जबकि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको हम प्रेमाइसेस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम आधार वाक्य और तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम में देखोगा, एक पहले ऊपर स्टेटमेंट होता है, नीचे आर्गुमेंट दिया जाता है। तो स्टेटमेंट में आपको केवल स्टेटमेंट दिया, जबकि आपको आर्गुमेंट में तर्क के मतलब प्रेमाइसेस के साथ साथ इन्फ्रेंस अनुमान भी दिया जाता है, दो दिए जाते हैं। अब उसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आपकी दो लाइन लिख कर आएगी, पहले में आपका स्टेटमेंट आएगा, ठीक, स्टेटमेंट आएगा, और दूसरे में आर्गुमेंट आएगा। ठीक, ये होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको वहां पे निकालना पड़ेगा कि सबसे पहले कोई स्टेटमेंट दे दिए कि सभी पक्षी जो है जानवर होते हैं, फिर उन्होंने डाला कि शेर भी एक जानवर है। तो अब दोनों में कंक्लूजन आपको प्रेमाइसेस, यहाँ पर प्रेमाइसेस और इन्फ्रेंस दोनों लगा के देते हैं आर्गुमेंट में, जबकि इसमें केवल प्रेमाइस होता है आपका। ठीक, दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? बताओ सर, दोनों चीजें। तो ये आर्ग्यूमेंट के डेफिनेशन में स्टेटमेंट हटा देंगे, स्टेटमेंट हटा के इसमें बोला है कि प्रेमाइसेस एंड इन्फ्रेंस दोनों को ऐड करके तब एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, उसको भी अब यहाँ पर जब स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हिंदी में अगर इसको जानोगे तो एक को आधार वाक्य बोलते हैं और दूसरे को तर्क वाक्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं आधार वाक्य। हाँ हाँ, रुकिए, जैसे कभी तर्क करते हैं तो तर्क करने में भी तो हम लाइन ही बोलते हैं, इसलिए वहां पे लिखा है आर्गुमेंट कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। और जब प्रेमाइसेस होता है तो आपने बहुत इसके पहले बताया था कम से कम दो आधार वाक्य होना चाहिए, तो वहां भी कम की बात है दो, और अधिक से अधिक और हो सकते हैं, तो वहां भी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है। फिर कंफ्यूजन किस बात की है? हाँ, तो अब यहाँ पर ये चीजें हमको समझना है कि हिंदी में इसको हम आधार वाक्य बोलते हैं, आर्गुमेंट को हम तर्क वाक्य बोलते हैं। ये चीजें अगर आप समझ लोगे तो बस इतना रहेगा आपका। यहीं पर यहाँ पर किसी न किसी चीज को बेसिक चीजें आपको अब किसी को आप बेस बना रहे हो, बेस के लिए आपको इन्फ्रेंस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इन्फ्रेंस होता है, देखिए इन्फ्रेंस में बोला गया है प्रेमाइसेस, जितने भी आधार वाक्य उनका हम कलेक्शन करेंगे, जबकि आपका आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट पे हम प्रेमाइस भी लेंगे और इन्फ्रेंस भी लेंगे, दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इन दोनों को। ठीक है सर, दोनों में ही निष्कर्ष निकालने का काम होता है, यही वजह से दोनों में निष्कर्ष, कंक्लूजन दोनों निकालेंगे। जी, दोनों में स्टेटमेंट ही देते हैं, उसी स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन निकलता है। तो जो आर्गुमेंट है इसमें आप जो बात बोलते हैं वो आपके निष्कर्ष का आधार का काम करता है, और आप अनुमान लगा के वो बात करते हैं। यही वजह है कि प्रेमाइसेस और इन्फ्रेंस उसमें आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपको कोई एक वाक्य बोल दिया गया और उसमें आपको कोई तर्क दिया गया, ठीक, अब उस तर्क के आधार पे अब लास्ट में आप उसका क्या निकालेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्लियर है पॉइंट इतना? सर 1 मिनट समझ लिया जरा। हाँ, अच्छा, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के आधार पर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हाँ, और स्टेटमेंट में क्या चीजें प्रेमाइसेस और इन्फ्रेंसेस आते हैं, जबकि हमारे आर्गुमेंट में खाली प्रेमाइसेस होता है, ओनली प्रेमाइसेस आते हैं। उल्टा काय बोल रहे हो? उल्टा कर दिया। उल्टा बोल रहे उल्टा हो गया सर, कुछ गड़बड़ हो गया। कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब केवल इन सब चीजों को कैसे डिलीट उसको मारो कर और माइंड में केवल इतनी चीजें सेट रखो कि स्टेटमेंट जब कभी भी आएगा तो स्टेटमेंट में भी आपको कंक्लूजन निकालना है। अब इसको कंक्लूजन निकालने के लिए कोई आर्गुमेंट आपको दिया जाता है, इस आर्गुमेंट पे आधार पर ही हम लोग किसी कंक्लूजन के या किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। कोई ना कोई बात होती है, उस बात में जब तक हम तर्क नहीं देंगे, तर्क देने के बाद जब सामने वाला संतुष्ट हो जाता है तभी हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ही हम कंक्लूजन निकालते हैं। सर आपने जो सबसे पहले लिखाया था वो लिखाया था कि जो इन्फ्रेंसेस है वो एक टाइप का निष्कर्ष है। तो सर जब हमारा इन्फ्रेंसेस निष्कर्ष हुआ तो सर ये जो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट है इसके आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इन दोनों के बेस पे, जबकि सर यहाँ पे तो आपने जब जब धुआं देखा तब तब आग देखी ना, तो आपने पहले से ही आपके माइंड में ये कंक्लूजन बैठा हुआ है माइंड में कि आपने, अब कोई भी आपसे बोलेगा कि देखो वहां धुआं दिख रहा है, तो आप उसका निष्कर्ष पहले ही बता दोगे ना कि अरे धुआं दिख रहा है तो इसका मतलब वहां आग लगा होगा। वही तो ये बोल रहा है, ऐसे आप इसको समझो कि आपने कल जहां पर हमने बोला इन्फ्रेंस, इन अनुमान में निष्कर्ष पहले से ही निकला हुआ होता है। इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंस में कंक्लूजन पहले से ही निकले। क्यों? क्योंकि पहले से हम उसको चीजों को देख लेते तभी तो हम अनुमान लगा पा रहे हैं, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि हम इस काम को पहले कर चुके हैं, इसका निष्कर्ष हम इसका परिणाम झेल चुके हैं। जब कभी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो एग्जाम की तैयारी से पहले किसी अपने बड़े भाई बहन लोगों से या किसी से कोई ना कोई हम लोग उनसे आइडिया लेते हैं। जब आइडिया लेने जाते हैं तो वो उनके अनुमान को, उनके रिजल्ट को देखकर ही तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा भी एग्जाम निकल जाएगा। इसका मतलब कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें निष्कर्ष या कंक्लूजन पहले से ही समाहित है। समझ में आ रहा? हेलो, जी सर, जी सर। समझ में आया ना कि कैसे इसको हम लोग अपने चीजों में अप्लाइड करते हैं, अपने चीजों में ना। तो वहां पर जैसे आपको माइंड में ये नहीं आ रहा है कि आधा मतलब जो अनुमान है, अनुमान में निष्कर्ष पहले पहले से कैसे होता है। तो अनुमान में क्या होता है, जो हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जब जब धुआं देखते तब तब आग लगी होती है, ऐसा हम मानते कि जहां कहीं भी आग लगेगी वहां धुआं दिखेगा। इसका सबसे पहले हमने कंक्लूजन पहले ही निकाल लिया है कि घर में चूल्हा जलता है तो चूल्हा जलने के बाद उसमें धुआं निकलता ही है, सहजता धुआं निकलता है। लेकिन इसमें और भी, जैसे आप फैंसी बताते हो, दोष बताते हो, तो ये जो धुआं निकलता है वो दोष की वजह से ही तो निकलता है, लकड़ी के ना जलने की वजह से ही तो धुआं निकलता है। उनमें कुछ कमियां हो जाती हैं, उसी की वजह से तो धुआं निकलता है। तो वैसे ही हमने उधर भी बताया कि वहां पर भी धुआं निकल रहा है, लेकिन उस धुएं के निकलने का जब कारण हम जानते हैं, उसमें हम लोग हेत्वाभास, जैसे हेतु, हम लोग हेत्वाभास देखते ना कि हेतु क्या होता है। हेतु होता है कि अनुमान में जो दोष होता है, जो कमी होती है, उसको हम लोग हेतु बोलते हैं। तो ऐसी चीजों को जब हम जोड़कर निकालेंगे तो पहले से ही आप कंक्लूजन को निकाल कर बैठे होते हैं, तब जाके ये बनता है आपका। क्लियर पॉइंट बताओ इससे? हेलो, जी सर। क्लियर है ना इतने पॉइंट? बताओ। हाँ सर। अभी नहीं क्लियर है कि क्लियर है? बताओ सभी लोग। जी सर, बोल रहे तो अच्छा, कोई क्लियर है, आवाज नहीं आ ठीक रही। है।
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब किसी को स्कूल कॉलेजेस भी जाना है? हाँ सर। चलो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग के माइंड में सेट हो गई हैं। कल हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पर ही सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे तो आप नहीं बोल पाते हो ना आप कह पाते हो। तो कल हम लोग बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिख के उसको सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, जी उससे सर, सॉल्व हम करेंगे तो यही यहाँ पर करने ये वाले थे। कंप्लीट कंफर्म हो जाएगा आपके सवाल कैसे आएंगे, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो कल की डेट में हम इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। जी सर, हम यही कहने वाले थे कि इसके क्वेश्चन यहाँ कराएंगे। हाँ, इसके क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे, जिसके इसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए हम लोग की ना। तो कल की डेट में हम जी लोग इससे सर। संबंधित क्वेश्चन को ही करेंगे आगे बढ़ने से पहले ना। जो आपके जो है ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ है, वो 4 तर्क वाक्यों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, जी कि वैध है कि जी अवैध है, इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे कल डेट में। ठीक है, तो चलिए शाम को हम लोग की क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, ई शिक्षा संवाद सीरीज चल रही है, उसी शिक्षा संवाद जो सीरीज चल रही है उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, जी। चलिए, ओके ओके, गुड डे, गुड डे। जय हिंद।